Hello everyone, welcome to pharmacy class. मैं हूं विशाल and today we are going to learn about polymorphism. जब हम बात करते हैं polymorphism की, तो जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं और स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो polymorphism एक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसमें क्या होता है कि आपके जो सॉलिड होता है उसके डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं एक ही सॉलिड के, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि हम बात करें, यदि आपका एक कोई सॉलिड पार्टिकल है वो डिफरेंट क्रिस्टल में रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यदि हम उसके टर्म को देखें, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे और मॉर्फिज्म का मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होना। तो पॉलीमॉर्फिज्म यदि हम बात करें फार्मेसी में और फार्मास्यूटिकल फील्ड में, जब हम ड्रग को डेवलप करते हैं, स्पेशली कई सारे जो डोजेस फॉर्म एपीआई होते हैं आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो सॉलिड पार्टिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, यदि उनमें पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन प्रोसेस और जब उसके बाद में वो डोजेस फॉर्म में डेवलप हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान के चलो, यदि हमने एक सॉलिड पार्टिकल्स को उसके फॉर्मुलेशन के ड्यूरेशन में और उससे डोजेस फॉर्म डेवलप कर लिया, और उसने आपका मान के चलो वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में या कोई दूसरे पॉलीमर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो ट्रांसमिट हो गया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इशू जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो हमको थेराप्यूटिक वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर सॉलिड डोजेस फॉर्म से वो हमको नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक जो होता है, बेसिस होता है एक पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करने का होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, मान के चलो आपका 1 2 3 तीन क्रिस्टल हैबिट्स हैं, एक सॉलिड जो है 3 क्रिस्टल स्टेट में एग्जिस्ट करता है अलग अलग कंडीशन में। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होने के कारण, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण, अलग अलग क्रिस्टल हैबिट की, उनकी जो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर क्रिस्टल हैबिट जो इंपॉर्टेंट होती फार्मेसी में, जिसको कि हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉलीमॉर्फिज्म का स्टेबल मींस इंपॉर्टेंट एसेंशियल हम बोलेंगे कि पार्टिकल माना जाता है मेटा स्टेबल, तो ध्यान में रखना है। तो क्रिस्टल है 1 2 3, अलग अलग क्रिस्टल्स जो होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल हैबिट की फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करने के कारण उनकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि जैसे कि बायोबाइलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करना जरूरी होता है। अब हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि यदि हम एक क्लोरोएम्फेनिकॉल की बात करते हैं, क्लोरोएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट। क्लोरोएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट आपकी एक एंटीबायोटिक है, क्लोरोएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट है जो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ए बी और सी, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब आपके क्लोरोएम्फेनिकॉल जो एक पार्टिकल है, इसका क्रिस्टल है, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ए बी और सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो क्लोरोएम्फेनिकॉल है वो एक सब्सटेंस है, और ऐसे सब्सटेंस को हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं, जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और उनके इस बिहेवियर को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जो ए क्रिस्टल है, बी क्रिस्टल है, सी क्रिस्टल है, इसमें ए क्रिस्टल होता है, ये स्टेबल स्टेट माना जाता है, स्टेबल स्टेट माना जाता है। और जो क्रिस्टल बी होता है, इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। और एक सी स्टेट जिसको कि हम अनस्टेबल स्टेट बोलते हैं। यदि हमको डोजेस फॉर्म डेवलप करना है क्लोरोएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट का, तो यदि हम बात करें स्टेबल स्टेट की, तो स्टेबल स्टेट का मतलब यहां पर यह है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं एक ड्रग एज अ कैरियर के तौर पे वो मैच नहीं करेंगी। हमको क्या चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जिससे ड्रग आपका इजीली सॉल्युबल हो जाए, रिसेप्टर से इजीली बाइंड हो जाए, और जो आउटपुट हमको थेराप्यूटिक उसका जो चाहिए वैल्यू वो हमको मिल जाए। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट जो होती है उसमें हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा स्टेबल स्टेट जो है इसको जो है ज्यादातर लिया जाता है, और अनस्टेबल स्टेट तो दैट इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म। तो मेटा स्टेबल स्टेट में इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो फार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से हम, आप एग्जाम्स में जब थ्योरी में इसको बताएंगे तो इन चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फ को क्लासिफाई करने की बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है
कि आपके जो सब्सटेंस होते हैं, जो पॉलीमॉर्फ होते हैं, वो आपका जैसे मान के चलो अल्फा और बीटा, ये दो स्टेट है उसकी। जैसे सल्फर की हम बात करें, सल्फर अल्फा एंड सल्फर बीटा, तो एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। हम बात करें, एक ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें ये दोनों अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसकी अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एनेंसियोट्रॉपिक बोलते हैं, मतलब जो अलग अलग फॉर्म में एक टेम्परेचर ऐसा रेंज होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें ये अलग अलग क्रिस्टल हैबिट में होता है, तो इसको हम एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सल्फर, जैसे सल्फर का जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेल्सियस में, ये एक एनेंसियोट्रॉपिक फॉर्म में होता है। ऐसे कई सारे ड्रग होते हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर में अलग अलग फॉर्म में होते हैं, और उसके नीचे टेम्परेचर में ये अल्फा फॉर्म में रहेगा और उसके ऊपर टेम्परेचर में ये बीटा फॉर्म में रहेगा, और ट्रांजिशन टेम्परेचर में ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एनेंसियोट्रॉपिक जो होते हैं इनको हम ये बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबल होते हैं, मीन्स ये आपका जो है इजीली इरिवर्सिबल हो जाते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर में। फिर हम बात करते हैं मोनोट्रॉपिक की, दूसरा आपका जो पार्ट होता है मोनोट्रॉपिक। तो मोनोट्रॉपिक क्या कहलाता है? मोनोट्रॉपिक ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं, मोनोट्रॉपिक मतलब मोनो मीन्स होता है एक सा, मतलब जो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करे और ऑल टेम्परेचर रेंज में, लेकिन यदि वो चेंज करते हैं जैसे मेटास्टेबल से, तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, वो एक ही रेंज में रहेंगे, लेकिन एक कंडीशन को हम मेंटेन करके उनको मेटास्टेबल स्टेट में ला सकते हैं, जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद में वो एक स्टेट में बदल जाएंगे जो स्टेबल स्टेट है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ जो है एंड हो जाएगी। तो ये मोनोट्रॉपिक हो गया। अब एक और टर्म इसमें सुनेंगे आप पॉलीट्रॉपिज्म में, एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी जैसे आपके एलिमेंट होते हैं और आपके कंपाउंड होते हैं, तो एलिमेंट जब डिफरेंट आपके क्रिस्टल हैबिट में एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो ध्यान में रखना है। अब एक डायनामिक ट्रॉपिज्म भी कहलाता है, या डायनामिक एलोट्रॉपी। तो डायनामिक एलोट्रॉपी क्या होता है? यहाँ पर कई बार ये एग्जाम से पूछ लिया जाता है, डायनामिक एलोट्रॉपी से क्या समझते हैं कि कई सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में, अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन उनका रहता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब तीनों फॉर्म है, 1 2 3 3 फॉर्म्स में ही वो एग्जिस्ट करेंगे और उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा। तो ये डायनामिक एलोट्रॉपी कहलाती है, या तो इसको ट्रॉपिज्म, डायनामिक ट्रॉपिक हम बोलेंगे। फिर उसके बाद में हम देखें कि जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका एप्लीकेशन क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का जो एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल फील्ड में, एक स्टेबल डोजेस फॉर्म को डेवलप करने में हम इसको यूज कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। यदि हमको पता है कि मेटास्टेबल स्टेट को हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में उस क्रिस्टल से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसका ड्यूरेशन जो है हमको पता है, तो एक स्टेबल डोजेस फॉर्म डेवलप कर सकते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी के थ्रू। देन पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी। तो हम जो है मेटास्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करके जो है आपके पॉलीमॉर्फिज्म क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बायोअवेलेबिलिटी मीन्स ये होता है कि आपने जब ड्रग ओरली ली किसी सॉलिड को, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन तक या टारगेट तक वो कितना पहुंचा, मीन्स रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग मीन्स टू रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन, वो आपके टारगेट एरिया में कितना पहुंचा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसको हम बोलते हैं। स्टेबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए, जब सेल्फ लाइफ में हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रखे रहेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी पैरामीटर्स क्या होंगे, ये डिजाइन करने में भी हेल्पफुल होता है पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी और आपके स्टेबिलिटी को। प्रोसेस कंट्रोल डिफरेंट प्रोसेस कंट्रोल होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम बात करें रॉ मटेरियल्स, उसके डोजेस फॉर्म डेवलप होने तक, और इंडस्ट्री में भी उसके डोजेस, ड्रग पार्टिकल, रॉ मटेरियल, एडिटिव्स का इम्पैक्ट जो होता है बहुत होता है। तो सारी प्रोसेस कंट्रोल में उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर, मिक्सिंग, स्टिरिंग के कारण, तो प्रोसेस कंट्रोल में भी पॉलीमॉर्फिज्म हेल्पफुल होता है उसकी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म जो है क्रिस्टल हैबिट एक टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म को भी डिजाइन करने में हेल्पफुल होता है, फॉर्मूले डोजेस फॉर्म डिजाइन। फिर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में भी ये हेल्पफुल होता है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होता है? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूल की डिस्कवरी होती है, तो उसके क्रिस्टल हैबिट की हमको स्टडी करना होता है, तभी जाके वो एक नए डोजेस फॉर्म में डेवलप हम उसको कर सकते हैं। तो
प्रियर टू डेवलपमेंट, उसका डोजेस फॉर्म में डेवलप होने से पहले जो उसकी स्टडी हम करते हैं वो प्री फॉर्मुलेशन कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके प्री फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी हम उसकी स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं प्री आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको हम जो है कौन कौन सी मेथड्स से जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म या मेटास्टेबल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पार्टिकल्स को, या हम उसकी पॉलीमॉर्फिज्म क्रिस्टल हैबिट में डेवलप कर सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो एक आपका होता है सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड। सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड हो गया, इन मेथड से हम कर सकते हैं। फिर आपका स्लो कूलिंग मेथड होती है, स्लो कूलिंग करके आप उसको डिसॉल्व करके धीरे धीरे कूल करेंगे तो वो एक न्यू क्रिस्टल को डेवलप करेगा। इसकी पर्टिकुलर ऑप्टिमम कंडीशंस अप्लाइड होंगी जिसमें ये आपका एक मेटास्टेबल स्टेट में डेवलप हो जाएगा। फिर आपका डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉलिड पार्टिकल्स, डिफ्यूजन ऑफ वेपर के थ्रू भी कर सकते हैं क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट। और हम एक और मेथड होती है वैक्यूम सब्लिमेशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम सब्ली मेथड से भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में एक सॉल्वेंट में आपका सॉलिड जो है डिसॉल्व हो गया। अब जब हम डिसॉल्व हो गया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में हमने उसकी स्टडी की कि वो एक क्रिस्टल उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में मेटास्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसको फिर डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देते हैं तो जो हमको सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं वो एक स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं जिनसे कि हम डोजेस फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक सॉल्वेंट एवापोरेशन का एक जनरल आइडिया था किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, कई सारी एनालिटिकल मेथड्स होती है जिनके थ्रू हम क्रिस्टल हैबिट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होता है, डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होती है, थर्मल माइक्रोस्कोपी होती है, आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होती है। तो इन सारी मेथड्स को हम अलग अलग एप्लीकेशन से, जैसे कि हीट के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से हम इनकी क्रिस्टल की पिक्चर्स भी देख सकते हैं और इनको ऑप्टिकल मतलब हैवी जो माइक्रोस्कोप होते हैं, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप, उनके थ्रू स्टडी भी कर सकते हैं और टेम्परेचर इफेक्ट के कारण इनमें कोई जो चेंजेस हो रहा है तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करते हैं स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म एज द नेम इंडिकेटिंग, स्यूडो मीन्स जो है नहीं, फॉल्स सॉलिड। तो सॉल्वेंट एंड हाइड्रेट्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट होता है, आपका जो सॉल्वेंट होता है वो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विद द सॉलिड, सॉलिड के साथ में क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे सॉलिड को जिनमें सॉल्वेंट एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उनको हम स्यूडो, उस बिहेवियर को स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पाउडर को हम स्यूडोमॉर्फ बोलते हैं, या तो हम एफ्लोरोसेंट पाउडर भी बोलते हैं। एफ्लोरोसेंट पाउडर ध्यान में रखना है जब आप पाउडर पढ़ेंगे, एफ्लोरोसेंट पाउडर। एफ्लोरोसेंट पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जिनमें आपका सॉल्वेंट एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो उसको हम सॉल्वेट्स बोलते हैं, और यदि वाटर एज अ सॉल्वेंट फॉर्म में होता है तो उसको हम हाइड्रेट्स बोलते हैं, ऐसे सॉलिड्स को। और ये प्रॉपर्टी स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सॉलिड क्रिस्टल्स। यदि हम सॉलिड क्रिस्टल्स को क्लासिफाई करें तो सॉलिड जो है आपके क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और आपके क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज अलग होती है और एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग होती है। सॉलिड क्रिस्टल्स ही आपके जो है पॉलीमॉर्फिज्म और स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कि हमने स्टडी किया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। एक क्रिस्टल है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे कि स्टेबल, मेटास्टेबल और अनस्टेबल। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेटास्टेबल स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखेंगे। अब हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में और एमॉर्फस स्ट्रक्चर में। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं, यदि हम बात करें लॉन्ग रेंज तक एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। यदि हम इनकी बात करें कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यदि हम बहुत मतलब इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम देखें कि इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है फॉलो होगा, जो एक सा रहेगा लॉन्ग रेंज तक और एक ऑर्डर में रहेगा। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जिनका की एक जियोमेट्रिकल, एक पर्टिकुलर जियोमेट्री होगी, एक स्ट्रक्चर होगा। और एमॉर्फस स्ट्रक्चर, एमॉर्फस सॉलिड क्या कहलाते हैं, जो शॉर्ट रेंज तक में और रैंडम अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से नहीं होंगे, कहीं भी रैंडम अरेंजमेंट होगा। लाइक इसको प्रॉपर तरीके से भी बना सकते हैं, तो रैंडम अरेंजमेंट होगा समझने के लिए। फिर इनका एक डेफिनेट शेप होगा,
जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें भी डेफिनेट शेप होगा, लेकिन वो थोड़ा इरेगुलर रहेगा बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यदि सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में शेप डेफिनेट होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के कंपैरिजन में बात करें तो ये ज्यादा डेफिनेट होगा, ये इरेगुलर शेप होगा इनका। फिर एन आइसोट्रॉपिक होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये होते हैं आपके आइसोट्रॉपिक। क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। आइसो का मतलब होता है एक सा, और एन आइसो का मतलब होता है एक सा नहीं होना, मतलब डिफरेंट होना। तो एन आइसो का मतलब होता है डिफरेंट, एन आइसो का मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब इनकी जो डिफरेंट फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। यदि जब हम स्टडी करें आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन, अलग अलग स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से, जैसे NaCl है तो NaCl इस तरीके से, फिर दूसरा Na, फिर Cl। तो जब हम इनकी डायरेक्शनल स्टडी करते हैं तो मतलब इनका सिंपल तरीके से एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इन द डिफरेंट डायरेक्शन में। जब अलग अलग डायरेक्शन से इनकी, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेक करेंगे, कंडक्टिविटी चेक करेंगे, हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करेंगे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ये एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सेम होंगी, एक सी प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। हम किसी भी डायरेक्शन से चेक करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सा रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में उसकी जो कंडक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो एक सी होगी। तो ये फिर ये ट्रू सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको ट्रू सॉलिड ही कहा जाता है, और एमॉर्फस सॉलिड इनको कई बार स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, सिनोनिम, और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। जैसे ग्लास, कांच जो है एक तरीके का सुपर कूल्ड लिक्विड है, दैट इज अ स्यूडो सॉलिड। फिर इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब ये फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, फेज इनका चेंज होता है, तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक फेज से सॉलिड से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और इनकी जो है डेफिनेट नहीं होती, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती। यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब एग्जैक्ट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनका ग्रेजुअली धीरे धीरे जब इनको हीट करते हैं तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट होते हैं और फिर बर्न होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका लाइक दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसमें एग्जांपल की बात करें जैसे NaCl, डायमंड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें हम बात करें रबर, प्लास्टिक, ये आपके एमॉर्फस सॉलिड में आ जाते हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आपके सिलेबस में भी पूछा गया है, सॉलिड क्रिस्टलाइन, तो आप ये क्रिस्टल के बारे में, ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि क्रिस्टल आपके आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, और एक आपके मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं। यदि हम बात करें आयोनिक क्रिस्टल की, तो आयोनिक क्रिस्टल्स जैसे कि आप देख रहे हैं NaCl, KCl, ये एग्जाम्पल है। ये जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है इनमें। और इन ये जो होते हैं, हम बात करें यदि सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इनमें कंडक्ट नहीं होती है, नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन जब ये आप इनको जब क्या बोलना चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और इनके भी जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होते हैं। जैसे हम बात करें डायमंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये। फिर आपका एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं जो कि आपके वॉन्डरवॉल्स फोर्स और आपका आयन डायपोल फोर्स से बाउंड होते हैं, जैसे सुगर, एंथ्रासीन, ये कुछ एग्जांपल होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोलते हैं। फिर आपके मेटेलिक क्रिस्टल्स, तो मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जितने भी मेटेलिक एलिमेंट होते हैं इनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ज्यादातर आपके मेटेलिक क्रिस्टल्स सॉलिड होते हैं, उनमें एक मतलब एक विशेष तरीके की चमक होती है उनमें, और रिंगिंग साउंड होता है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है। तो ये हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म और क्रिस्टल हैबिट के बारे में, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चंस कई बार फार्मा फील्ड में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। और स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म में सॉल्वेट और हाइड्रेट्स क्या होते हैं, कई बार शॉर्ट नोट में कई बार रिपीटेटिवली पूछा गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना, उसके फिर हमने देखे कि एनेंसियोट्रॉपिक, मोनोट्रॉपिक टाइप होते हैं, मेटास्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल स्टेट के बारे में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन फार्मेसी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मेथड ऑफ एनालिसिस को। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।